Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history, chapter 6, the three order part 2. Please do like and subscribe my channel and share it with your friends so that you can get more further updates. Now we were in France and England. तो हम देखते हैं घॉल प्रोविंसेस कैसे रोमन एम्पायर में एक तरीके से साम्राज्य की स्टार्टिंग हुई। तो अगर हम देखते हैं कि कैसे ये विस्तार हुआ तो इनकी तट रेखाएँ भी बढ़ी, माउंटेन रेंजेस, कोस्ट लाइन्स बढ़ी, पर्वत श्रेणियाँ बढ़ी, या हम कह सकते हैं लॉन्ग रिवर, लंबी नदियाँ, वन और कृषि जैसे फॉरेस्ट और लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स हैं, एग्रीकल्चर कृषि पद ये भी बढ़ा। तो अगर हम देखते हैं द फ्रैंक्स Germanic tribe gave their name to the Gaul, making it France from the 6th century. This region was a kingdom ruled by the Frankish French kings who were the Christians. तो जर्मनी एक हम कह सकते हैं जनजाति फ्रैंक्स ने गॉल में अपना नेम देकर उसे फ्रांस बना दिया था। तो 6ठी सदी में जब हम ये प्रदेश में हम देखते हैं कि कैसे फ्रैंकिश और फ्रांस या क्रिश्चियनिटी के राजाओं द्वारा यहाँ पर राज्य हुआ, तो कैसे फ्रांसीसियों के चर्चा के साथ साथ ये आगे संबंध बना पाए। तो अगर हम देखते हैं कि हाउ हैड बीन फर्दर स्ट्रेंथेंड 600 द पोप गेव किंग शर्मैन द टाइटल ऑफ होली रोमन एम्पायर। तो इनको टाइटल दिया गया पोप रोम की तरफ से कि किंग शार्लेट होली रोमन एम्परर हैं। और अ नैरो चैनल ले द आइलैंड of England, Scotland, which is the 11th century, was conquered by the Duke from the French province of Normandy. तो अगर हम ये भी देखते हैं तो ये भी पता लगता है कि इन सारे जितने भी ये जलमार्गों के पार स्थित इंग्लैंड, स्कॉटलैंड द्वीप थे, तो ये 11वीं सदी में फ्रांस में एक ही नॉर्मैंडी यहाँ के राजकुमार थे, उन्होंने ये जीत लिया था। तो अगर हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, अगर एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक में कि कब कब कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। जैसे कि 481 में हुई थी, हम कह सकते क्लोविंस फोर्स के लोग राजा बना था। 486 में हम देख सकते हैं उत्तरी वर्ग में ये विजय प्रारंभ हुआ था। तो ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से डिटेल में ब्लॉक में दिया हुआ है, ये आप रीड कर सकते हैं। सो नाउ द थ्री ऑर्डर्स, तो कैसे ये तीन ऑर्डर्स, तीन वर्ग आए। तो जैसे कि पहले बताया था इन तीन वर्ग के बारे में कि फ्रेंच प्रीस्ट बिलीव करते थे कॉन्सेप्ट में कि थ्री ऑर्डर्स एक तरीके का डिपेंडेंट है इनकी वर्क में। तो बिशॉप ने भी एक बोला कि सम प्रेज अदर फाइट स्टिल अदर वर्क। तो ये एक तरीके का था कि एक वर्ग क्रम के लोग कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ लड़ते हैं और कुछ शेष अन्य कार्य करते हैं। तो इसी तरीके से ये तीनों डिविजन्स इन्होंने एक बना दिया था प्रीस्ट के लिए, जो कि थे पादरी या हम कह सकते हैं क्लर्जी। दूसरे थे नोबिलिटी, नोबल लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, और पीसेंट्री जितने भी कृषि वर्ग के यहाँ पर लोग थे। तो 20th सेंचुरी में जब हम देखते हैं कि एबे हैंडगार्ड ने एक लाइन लिखी थी, हु विल थिंक ऑफ हर्डिंग हिज इंटायर कैटल इन वन स्टेबल काउ। तो ये भी एक लाइन है जो इन्होंने बोला कि कौन चरावा और अपने समस्त पशुओं, गाय या डोंकी जिसको गधा बोलते हैं, शीप गोट विदाउट डिफरेंस, गधे भेड़ बकरियों को कोई अंतर के लिए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। तो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टैब्लिश डिफरेंसेस अमॉन्ग ह्यूमन बींग। तो उन्होंने कहा जैसे जानवरों में डिफरेंस है, ह्यूमन बींग में भी डिफरेंस होना चाहिए, अदरवाइज ये लोग एक दूसरे को लड़के मार देंगे। तो गॉड हैव मेड डिस्टिंक्शंस अमॉन्ग हिज फॉल्क, heaven and earth, all loved by him, and there is no equality among them. तो इन्होंने एक बात कही कि मनुष्य के भी अंदर एक तरीके से स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वह एक दूसरे को ईश्वर अपने तरीके से जैसे अंतर करता है जानवरों में, तो वैसे ही इंसानों में होना चाहिए अंतर, स्वर्ग और पृथ्वी में होना चाहिए, और इससे सबको प्यार मिलता है, और परंतु हमें कोई समानता रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक इनकी आइडियोलॉजी थी।
फिर द सेकेंड ऑर्डर, द नोबिलिटी, जब दूसरा वर्ग हुआ मिडिल क्लास लोगों का, तो प्रीस्ट placed themselves in the first order, nobles in the second. The nobility had in reality a central role in social processes. तो जैसे कि जब फ्रांस में लुइस 16 के टाइम में आपने चैप्टर 9 में भी देखा होगा कि 3 क्लास में विभाजित हो गए थे। फर्स्ट था क्लर्जी, दूसरे नोबल, तीसरे पीजेंट्री जिसमें ओल्ड फार्मर्स, बिजनेसमैन और ये जितने भी पुअर सर्वेंट्स लोग आते थे। तो इसी तरीके से ये ही भी है कि यहाँ पर भी इस तरीके से विभाजित इन्होंने कर दिया था। तो जितने भी द कंट्रोल एंड द आउटकम प्रैक्टिस कॉल्ड वेसलेज द किंग ऑफ फ्रांस वर लिंक्ड बाय द पीपल ऑफ वेसलेज सिमिलर टू द प्रैक्टिस अमॉन्ग द जर्मन पीपल। तो ये लिखा हुआ ये सब आप बुक से भी पढ़िए। इसमें क्या है कि जितनी भी प्रक्रिया उस समय हो रही थी, तो फ्रांस के शासन में लोगों के जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जैसे वेल्सेज कहते थे। और ये प्रथा जर्मन मूल्य के लोग, जिसमें से फ्रांस लोगों भी एक थे, और इस समान दूसरे भी विभाजित इसमें हो रहे थे। तो अगर हम कह सकते हैं कि अभिजात या वर्ग राजा के अधीन होने के बाद भी जब ये लोग एक साथ विभाजित हो रहे थे, या हम कह रहे थे सेगनियर, कि लॉर्ड हैज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड मीनिंग वे प्रोविंस इज ब्रेड। तो अगर हम कहें इंग्लिश में कि सीनियर पोजीशन, या मान लें कि वह आपस में एक तरीके से वचनबोध या एक दूसरे से बात करते थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे अपना इन्वॉल्वमेंट, इलेबरेट हो रहे थे रिचुअल और एक्सचेंज ऑफ वोज टेकन बाय द ब्रिटिश इन चर्च। तो ये सारी सेरेमनीज रिसीव्ड रिटन कैरेक्टर में, स्टाफ में है, या हम कह सकते हैं हर जगह पर ये लोग एक दूसरे के रीति रिवाजों और शपथों में शामिल हो रहे थे, और एक तरीके से शपथ ले रहे थे इस समारोह में, वैसल में, जहाँ पर भूमि के प्रत्येक के रूप में जो भी मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक स्टाफ या केवल एक मिट्टी का डाला दिया जाता है। तो जितने भी अभिभाजन हो रहे थे यहाँ पर वर्ग के, तो एक विषय एक तरीके का ऐसा था कि हैसियत कितनी है। तो उनका अपना एक संपदा और अपनी स्थायी तौर पर पूर्व नियंत्रण था, और वह अपने सौन्य क्षमता बढ़ा रहे थे। तो जितने भी ये फेडरल लीव्स थे, तो ये अपना एक स्वयं न्यायालय, एक तरीके से अपना पैश्चर होल्डिंग्स एकत्रित कर रहे थे इनको कि हमें कैसे न्याय मिल सकता है, और अपनी मुद्रा भी प्रबलित कर रहे थे। तो दिस वॉज नोन एज अ हाउस ऑफ मैनर। हिज प्राइवेट लैंड वर कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट्स हु वर एक्सपेक्टेड टू डू द फुट शोल्डर इन बैटल व्हेन रिक्वायर्ड एंड वर्किंग इन द फार्म। तो वह भूमि का सबसे बड़ी व्यक्तियों में मालिक थे, और विस्तृत क्षेत्र में वह स्वामी थे इनके। तो जितने भी यहाँ पर टीज एंड फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, तो वो इन लोगों के अंडर काम करते थे। ये फोटो भी आप देख सकते हो फ्रेंच नोबल की, ये हंट कर रहे हैं, और इन 15 सेंचुरी की बहुत सुंदर पेंटिंग है। तो इसमें लिखा है कि गवर्न बाय द एबॉर फ्रेंच नोबलर इन द 15th सेंचुरी। फिर ये जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं, ये 13 सेंचुरी का है, इंग्लैंड का है। एक तरीके से 13 सेंचुरी में जो मेमोरियल स्टेट्स थी, तो वो इस तरीके से थी, डिप्लेक्ट हो रही हैं। फिर हम देख सकते हैं कि कैसे मेमोरियल स्टेट्स थी, या यहाँ पर कैसे प्रिविलेजेस मिल रहे थे। तो अ लॉर्ड हैज़ हिज ओन मैनोर हाउस। तो लॉर्ड जो यहाँ पर थे, उनके पास एक अपना भवन होता था, और वह गांव पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। तो कुछ लॉर्ड अनेक गांव के मालिक थे, किसी छोटे मेनर या जागीर में, जहाँ पर अगर देख सकते हैं तो वो छोटे छोटे लोगों को भी एम्प्लॉय कर देते थे। 60 परिवार हो सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर रोज़ जाके देखना, नियंत्रण करना, खेतों में देखना, और कहीं कहीं काम करवाना, जैसे खेतों में फसल उगवाने का काम, या लोहार बढ़ाई का काम, कैसे कहाँ मरम्मत कराना है। तो ये एक तरीके से देखभाल कर रहे थे ये लॉर्ड्स इन एरियाज़ की। और औरतें भी यहाँ पर काम करती थी, बच्चे भी काम करते थे। तो जितनी भी चीज़ें विस्तार रूप से यहाँ हो रही, लॉर्ड यहाँ पर आराम से
देखते थे, जानते थे, और फील्ड ब्लैकस्मिथ कारपेंटर्स का वर्क देखते थे। वुमेन यहाँ पर धागों का काम करती थी, फैब्रिक वो करती थी। चिल्ड्रन वाइन को प्रेस करने का, जो यहाँ बेरीज होती थी, या हम कह सकते हैं जामुन, तो उनको पीसने का काम करते थे। और ऐसे पूरा फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहता था, और ये लोग बस देखते थे, मैनेज करते थे ये मिनरल स्टेट्स के लोग। तो जितने भी एक्सटेंसिव वुडलैंड थे या फॉरेस्ट थे, लॉर्ड हंट कर रहे थे। तो ये भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये सुरक्षित भी थे, और एक तरीके से डिक्टेटरशिप में भी काम था। तो जितने भी पैशर्स थे were with a little cattle his horses gazed। तो जो जितने भी हम कह सकते हैं 13th सेंचुरी में जितने भी अगर कोई लोग थे यहाँ पर परिवार, तो इन सब के पास अपने हॉर्सेस थे, लोग थे, जानकारियाँ थी, अलग सहमति, नाइट फैमिलीज थी। England cattle were practically unknown before the Norman quest and developed by the political administration and military power under the feudal system। तो इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले हम कह सकते हैं दुर्ग में कई जानकारी नहीं थी कि उनका विकास यहाँ पर कैसे हुआ, क्या प्रथाएं चल रही थी, या राजनैतिक प्रशासन और सैनिक शक्तियों के केंद्र में किस रूप से ये आगे बढ़ रहा था। पर जब हम आगे देखते हैं कि कैसे ये मैनर सेल्फ सफिशिएंट बने, इन्होंने अपने आत्मनिर्भरता के तौर पर कैसे नमक, या हम कह सकते माइलस्टोन जिसको कहते हैं चक्की, या मेटल वेयर जिसको हम कह सकते धातु के बर्तन को बाहर से अच्छे से डिज़ाइन करना, ये सोर्सेज प्राप्त करे। तो लॉर्ड हु वांटेड अ लग्जरी लाइफस्टाइल वर कीन टू बाय रिच फर्निशिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑर्नामेंट्स नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड। तो जितने भी जो लॉर्ड थे वो अपने जीवन में अच्छा बदलाव चाहते थे, तो वो महंगे साजे सामान, यंत्र, गीत गाने के या आभूषण खरीदते थे, और ये स्थायी जगहों पर उपलब्ध नहीं होती थी। ऐसी चीज़ें उन्हें दूसरे स्थानों से ही प्राप्त होती थी। तो अगर हम देखते हैं कि किनाइट कैसे नाइट, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसको हम कहते हैं 9वीं सदी में, 9th सेंचुरी से ये स्टार्ट हुआ था, लोकलाइज्ड वार हुआ था यूरोप में। और ये स्टार्ट हुआ था जस्ट बिकॉज कि सैनिक और एग्रीकल्चरिस्ट जो कि फार्मर्स थे, ये इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।